स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। धुरंधर का मेजर इकबाल ISI का एक टॉप एसेट, एक टॉप ऑपरेटिव है और वो इलियास कश्मीरी नहीं है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे वीडियोज़ आए, कई सारे लोगों ने जहाँ पे न्यूज़ में भी जो खबरें निकली, आर्टिकल्स निकले, यहाँ तक कि धुरंधर के अंदर भी मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है उसको इलियास कश्मीरी के कैरेक्टर से ही मैच करता हुआ दिखाया है। मूवी के अंदर उसको जो हुलिया है वो एग्जैक्ट इलियास कश्मीरी जैसा दिखाया है, अर्जुन रामपाल का। बाहर जो अगर यूट्यूब पर देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं कई सारे, उन्होंने भी ये बताया कि ये जो कैरेक्टर है वो इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज आपको फैक्ट के साथ में, ऑफिशियल एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के साथ में, इंटरोगेशन रिपोर्ट्स के साथ में ये आपको यहाँ पे बताएंगे। कौन है आखिर असल में मेजर इकबाल, ये आपको पता चलेगा। आखिर उसके साथ हुआ क्या, ये भी पता चलेगा। और इसके अलावा बड़े साहब का जिक्र आपने धुरंधर में सुना होगा। मेजर इकबाल ने भी, जो कैरेक्टर है धुरंधर मूवी के अंदर, उसने भी बड़े साहब का नाम लिया था, लेकिन हकीकत में रियल लाइफ में बड़े साहब कौन है ये आज आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगी, पता चल जाएगा। मूवी के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से दिखाया जा सकता है ये पता चलेगा, और असल में उस बड़े साहब के साथ रियलिटी में हुआ क्या था। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 2009 से। 26/11 हमले के एग्जैक्ट एक साल के बाद में डेविड कोलमैन हेडली, जिसने 26/11 की पूरी रैकी की थी, मुंबई में कहाँ कहाँ पे अटैक करेंगे ये लश्कर तैयबा के 10 आतंकी आके, उसकी रैकी की थी। ये हमला करने के बाद 26/11 का 2009 में डेनमार्क में एक ज़ाइलेंट पोस्टन नाम का न्यूज़पेपर था, जिसके ऊपर हमले की प्लानिंग के लिए लश्कर तैयबा ने हेडली को चुना था और इसकी रैकी के लिए उसको शिकागो भेजा गया था, अलग अलग जगह भेजा गया था। इसी दौर में वहाँ पे रैकी करते समय शिकागो में हेडली को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब यहाँ गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद अगले साल हमारे भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA शिकागो जाती है। 3 जून से लेकर 9 जून के बीच में, 2010 की हम बात कर रहे हैं, 3 से 9 जून के बीच में करीबन 34 घंटे तक NIA ने डेविड कोलमैन हेडली से इंटरोगेशन की थी, और उस इंटरोगेशन के बाद करीबन 109 पेज की एक इंटरोगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की थी NIA ने। इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर हेडली ने अपना पूरा जो बयान दिया था, जितनी बातें उसने जो खुलासे किए थे, वो आज आपको बताने वाले हैं। उसने बताया था कि करीबन ये जो 26/11 हमला हुआ उसमें 21 ऐसे ISI के और पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे। इन सब ने मिलके ये जो हमला था वो किया था। साथ ही साथ उसने कहा कि लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, वो ISI के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा क्लोज है कि लश्कर तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ISI के डायरेक्टर जनरल के साथ में उठता बैठता है, यहाँ तक कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। ISI के ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं लश्कर तैयबा से, और इनफैक्ट हेडली ने ये भी कहा था यहाँ पे कि हर एक इम्पॉर्टेंट मेंबर जो लश्कर तैयबा का भी है, चाहे वो हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, आज़म चीमा हो या फिर साजिद मीर हो, इन सबको एक एक ISI का जो ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर, वो हैंडल करता है। तो यानी ISI इनको अपने एक तरह से एसेट की तरह यहाँ पे देखती है। हाफिज सईद के बारे में उसने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, कभी डायरेक्टली किसी से बातचीत नहीं करता है। यहाँ पे सामने आता है कि हाफिज सईद, ये जो लोग हैं, ज़कीउर रहमान लखवी, आज़म चीमा, साजिद मीर, इलियास कश्मीरी, इन सबको आगे रख के काम कराता था। लेकिन इसके बाद डेविड कोलमैन हेडली ने 2 नाम लिए थे उस इंटरोगेशन रिपोर्ट में, और ये नाम थे, पहला था मेजर समीर अली और दूसरा था मेजर इकबाल। हकीकत में मेजर इकबाल, उसने ISI का एक ऑफिसर बताया वहाँ पे। उसने कहा कि मेजर इकबाल जो है, हर विज़िट के बाद, जब वो अपना रैकी करता था मुंबई की आके भारत के अंदर, उसकी हर विज़िट के बाद वो पाकिस्तान जाके मेजर इकबाल को ये सारी जो ब्रीफिंग थी वो देता था उस पूरी रैकी के बारे में। उसने कहा कि यहाँ पे पहली मीटिंग जो थी मेजर इकबाल के साथ, वो उसकी लाहौर के अंदर हुई थी। लाहौर में मेजर इकबाल से मिलता है। इकबाल के बारे में उसने बताया कि मेजर इकबाल का जो असलियत में जो एक कैरेक्टर है, जो उसका अपीयरेंस है, करीबन उस समय पर, ये 2009 के आसपास की, 2008 की ये बात बता रहा है जब 26/11 का हमला हुआ है, उस समय पर वो अपने 35 से 40 साल की उम्र के बीच का लगता था, मिड 30s के बीच में उसकी उम्र बताई जाती है। बताया जाता है कि एक मोटा शख्स, उसकी बहुत ही डार्क मूछें हैं, एक बड़ा सिर और बहुत ही थिक बाल उसके बताए उसने हेडली ने, और खासकर कहा कि उसकी बहुत ही डीप आवाज़ है। एक और चीज़ हेडली ने उसके बारे में बताई, मेजर इकबाल के बारे में, कि वो सिगरेट्स बहुत ज़्यादा पीता है। मार्च 2006 में हेडली कहता है कि मेजर इकबाल ने उसको इस तरह से ट्रेनिंग दी थी कि लाहौर की सड़कों पर, पहले मेजर इकबाल ने उसको ट्रेन किया
किस तरह से, कि कैसे फोटोग्राफी तुम्हें करनी है मुंबई जाकर। उसके बाद स्पाई क्राफ्ट क्या होता है ये उसको सिखाया हेडली को। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के अंदर हेडली ने कहा कि वो लश्कर तैयबा में जो उसको 2002 से 5 के बीच में ट्रेनिंग मिली थी, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ये ट्रेनिंग थी, कई ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच थी मेजर इकबाल की। क्योंकि मेजर इकबाल ने यहाँ उसको बेसिक्स तो सिखाए थे ही इंटेलिजेंस के, कि किस तरह से काम किया जाता है। उसको ये भी बताया था कि मुंबई जाके अपने सोर्सेज कैसे बनाने हैं, किस तरह से उस कवर को मेंटेन करके रखना है एक टूरिस्ट के। ये सारी चीज़ें उसको सिखाई गई मेजर इकबाल के द्वारा। हेडली ने अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में इसके बाद ये भी कहा कि वो जो एक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि इसके बाद ये सिखाने के बाद में मेजर इकबाल ने उसे लाहौर के स्ट्रीट्स में, उन लाहौर की गलियों में छोड़ दिया था, जिससे वो एग्जीक्यूट करके दिखा पाए लाइव। एक तरह से ट्रेनिंग को लाइव वो देखना चाहता था मेजर इकबाल, तो वो लाइव दिखा पाए कि वो आखिर भारत जाके काम कैसे करेगा। हेडली का कहना था कि ये जो ट्रेनिंग थी मेजर इकबाल की वो इतनी साइंटिफिक और इतनी इफेक्टिव थी कि उसको लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप से कई गुना अच्छी लगी और उसने एंजॉय किया इस ट्रेनिंग को। तो ये उसने इस मुलाकात के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे मेजर इकबाल के बारे में हेडली का ये भी कहना था कि पहली मुलाकात जब लाहौर में उसकी हुई मेजर इकबाल से, तो मेजर इकबाल ने उसे अपनी उस पहली मुलाकात में ये कहते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा से इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरे बॉस हैं। अब आप यहाँ पे एक बार रुक के सोचिए, मेजर इकबाल जो कैरेक्टर धुरंधर में दिखाया गया है, इन रियल लाइफ मेजर इकबाल जो है हेडली को ये बताता है अपनी पहली मुलाकात में कि ये मेरे बॉस हैं, ये कहते हुए पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा के लिए। तो ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा है, इसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताते हैं उस इंटरोगेशन के रिपोर्ट के अंदर कि ये करीबन अपने 40 से 45 साल के बीच की इसकी उम्र, एक बेबी फेस्ड आदमी, लेकिन ओवरवेट आर्मी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ उसका जो अपीयरेंस है उससे देखा जा सकता है, उसके एक्सेंट से देखा जा सकता है कि वो पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब जो है पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ये बताया गया हेडली के द्वारा कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा था उससे मिलवाते हुए उसको अपना बॉस तो बताया ही, साथ ही साथ पहली मुलाकात में इन दोनों ने ही, मेजर इकबाल और लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा ने, जो प्लान था हेडली का जो वो रेकी करके आया था, करीबन 2 घंटे से ज़्यादा उसका प्लान यहाँ पे सुना था। मेजर इकबाल के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा ने हेडली को ये कहा था कि तुम्हें सारी फाइनेंशियल हेल्प यहाँ से मिलेगी और साथ ही साथ तुम्हें जो भी डायरेक्शंस मेजर इकबाल के द्वारा दिए जाएंगे वो फॉलो करना है, टाइम टू टाइम आके उन्हें ब्रीफ करना है। अब यहाँ तक का वीडियो आप देख चुके हैं तो एक चीज़ समझिए और सोचिए, खुद से एनालाइज करिए इसको। मूवी के अंदर जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर दिखाया गया अर्जुन रामपाल का, उसे बताया गया है कि वो इलियास कश्मीरी का कैरेक्टर है, करेक्ट, क्योंकि वो हुलिया जो है, जो अपीयरेंस है वो इलियास कश्मीरी से मिलता है, लेकिन नाम वही रखा है मेजर इकबाल। यहाँ आपको इस रिपोर्ट को अब तक समझ में आपको आ चुका होगा देख के कि ये जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो मेजर इकबाल एक आईएसआई का टॉप एसेट, एक ऑपरेटिव था या फिर अभी भी है। साथ ही साथ में इन रियल लाइफ इंटेरोगेशन के अंदर इकबाल ने, जो हेडली है उसको इकबाल ने अपने बॉस से इंट्रोड्यूस कराया था, ये कहते हुए कि ये मेरे बॉस हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा से। तो यहाँ से आप वो जो बड़े साहब का एंगल है मूवी का, उसको कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह से डॉट्स को कनेक्ट करते जाइएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट में 2010 की हेडली को ये भी कहा गया मेजर इकबाल के द्वारा, जो वो बताता है कि उसे मेजर इकबाल ने भारत में एक बहुत ही हाई सर्विलांस कंडक्ट करने के लिए कहा था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। ये उसको भी टारगेट करना यहाँ पे चाह रहे थे। मेजर इकबाल ने हेडली को $28,000 दिए थे। तहव्वुर राणा की जो इमिग्रेशन फर्म वो यहाँ पे मुंबई में सेटअप करने वाला था, एक कवर के तौर पर कि वो यहाँ पे एक इमिग्रेशन फर्म सेटअप करने के लिए आया है, एक टूरिस्ट की तरह आया है। तो यहाँ पे उसको $28,000 जो थे वो मेजर इकबाल के द्वारा दिए गए, बाकी अदर एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया गया था। ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों 2010 के अंदर US फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने ये कहा था कि हेडली के अकाउंट से हम ये यहाँ पे एक रिपोर्ट बना रहे हैं और इसके ऊपर इसमें सज़ा देने के लिए सारे एविडेंसेस को देखते हुए एक चार्जशीट फाइल कर रहे हैं मेजर इकबाल के ऊपर। उस रिपोर्ट में मेजर इकबाल का अलग से नाम है। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि US ही था जिसने अपनी एयर स्ट्राइक में 2011 के अंदर इलियास कश्मीरी को मार दिया था वजीरिस्तान में। तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं दोस्तों। मेजर इकबाल जो है उसके बारे में ये बताया जाता है यहाँ पे कि US फेडरल जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने जो चार्जशीट बनाई उसमें हेडली के साथ मेजर इकबाल का नाम यहाँ पे डाला गया US के द्वारा। और ये पहला इंस्टेंस था, ऐसा पहली बार था कि US सरकार ने किसी सर्विंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर, ISI के सर्विंग ऑफिसर को टेररिज्म के चार्जेस में उसको चार्जशीट में उसका नाम डाला हो। यहाँ पे मेजर इकबाल के ऊपर 6 US नेशनल्स को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया था मुंबई में 26/11 हमले के अंदर, जो US नेशनल्स मारे गए थे उनको। तो उनके केस में इस पूरे चार्जशीट में मेजर इकबाल का नाम डाला जाता है।
रिपोर्ट जो है वो ये भी इंडिकेट करती है यहाँ पे, ये जो पूरी इंटरोगेशन रिपोर्ट थी, कि मेजर इकबाल उस समय तक भी, यानी कि ये 2010 की रिपोर्ट है, और उस समय तक भी वो एक सर्विंग ऑफिसर था आईएसआई का। अब आगे यहाँ पे इस इंटरोगेशन रिपोर्ट में और ज़्यादा हार्ड जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में कहते हैं, हेडली ने भी ये बताया, मेजर इकबाल के जो ईमेल थे, ईमेल एक्सचेंज जो थे हेडली और मेजर इकबाल के बीच में, वो यहाँ कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। 2010 में जो कोर्ट के सामने एविडेंस पेश किए गए, उसमें एक फ़ोन एविडेंस मिलता है, जो बताया जाता है कोर्ट में कि एक नंबर जो कि मेजर इकबाल ने ले रखा था, न्यूयॉर्क के एक एरिया का कोड था उस नंबर का, और वो उस नंबर से डिस्गाइज करके जो कॉल्स थे उसके, वो पाकिस्तान से भारत डाइवर्ट करता था। और आप सोचिए, ये पूरा जो नेटवर्क था, इंटेलिजेंस नेटवर्क आईएसआई का, किस तरह से टेररिज्म फैलाने के लिए भारत में ऑपरेट करता है। तो ये नंबर मेजर इकबाल ने ले रखा था। साथ ही साथ एविडेंस जो था एक वायर टेपिंग से, सितंबर 2009 का ये एविडेंस बताया जाता है, जब 2008 का हमारा 26/11 का जो हमला था वो हो चुका था इस समय पर। सितंबर 2009 में ये बात बताई जाती है कि हेडली को एक कॉल रिसीव हुआ शिकागो में उसके भाई से, पाकिस्तान में उसका जो भाई था, उसने कहा कि एक बार फिर से यहाँ पे घर पे मेजर इकबाल का आना हुआ है, हेडली के घर पे मेजर इकबाल का जाना हुआ लाहौर के अंदर, और उसके बाद यहाँ वो उसको ढूंढ रहे थे। तो ये जो कॉल था वो हेडली के पास उसके भाई का पहुंचा था। वायर टिपिंग से ये सारी इंटेलिजेंस मिली, खबर मिली एजेंसीज को। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आता है कि हेडली का कम्युनिकेशन जो था वो आईएसआई के एक और ऑफिसर मेजर समीर अली के साथ में भी था। ये भी कोर्ट में प्रेजेंट किया गया यूएस के अंदर। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि जो मेजर समीर अली है वो क्लोजली एसोसिएट है मेजर इकबाल के साथ में। 2011 की जो टेस्टिमनी है हेडली की, उसमें रिवील किया जाता है कि करीबन 20 ईमेल एक्सचेंज हुए मेजर इकबाल और हेडली के बीच में, और यहाँ जो मेजर इकबाल का नाम था उन ईमेल एक्सचेंजेस के अंदर, उन ईमेल्स के अंदर, वो चौधरी खान था। हेडली खुद यहाँ पे अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताता है कि मेजर इकबाल एक और नाम यूज़ करता है अपना, जो कि शायद उसका हकीकत में नाम हो, असलियत में नाम हो, और वो है चौधरी खान ऑफ आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई का चौधरी खान। तो ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत में एजेंसीज के सामने बताई गई रिपोर्ट है जो आज आपको बताई जा रही है। यहाँ से आप रिलेट करिएगा कि मूवी में क्या क्या दिखाया गया है। एक और इंसिडेंट बताया जाता है मई 2008 का, ये 26/11 हमले से पहले का ईमेल है। ये ईमेल बताते हैं मई 2008 का, कि जहाँ पे हेडली को मेजर इकबाल ये कह रहा है कि एक मुंबई में जब तुम जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक शिवसेना के मेंबर को एक्सप्लॉइट करना है, और वहाँ से उसके वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें जो शिवसेना भवन है उसकी रैकी करनी है, उसमें तुम्हें एंट्री मिल जाए, और कहीं ना कहीं ये लोग उसको टारगेट बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। और ये खबरें बाद में हमारी एजेंसीज नहीं बताई हैं। खैर, एक और ईमेल मिलता है। इस ईमेल में हेडली को मेजर इकबाल के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको आदेश दिया जा रहा है कि अपने सर्विलांस इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दो। तुम किस किस कैमरा का यूज़ कर रहे हो, किस तरह के स्पाई कैमरास तुम्हारे पास हैं, उसकी जानकारी भी दो। 26/11 के उस हमले के बाद में हेडली ने 2010 में ये एडमिट किया अपनी इंटरोगेशन में। उसने कबूला कि मुझे इसके बाद, इस हमले के बाद, मुझे एक तो सर्विलांस एक्सपर्ट की तरह देखा जाने लगा था, दूसरी चीज़ लश्कर तैयबा का साजिद मीर और आईएसआई का मेजर इकबाल, ये दोनों थे जिन्होंने अब मुझे एक डैनिश न्यूज़पेपर ज़ाइलैंड पोस्टन जो है कोपेनहेगन में, उसकी रैकी करने के लिए भेजा था। मुझे कहा गया कि यहाँ पे इस न्यूज़पेपर ने एक बहुत गलत कार्टून जो है वो पब्लिश किया है प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ में, और इस वजह से हम इसको टारगेट करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद हेडली को पैसा दिया गया, उसको शिकागो भेजा गया, वो वहाँ पे गया। जनवरी 2009 का वो इंसिडेंट, जब वो प्रॉपर जिस तरह से उसने मुंबई की रैकी की थी, इन लोगों के द्वारा उसको कहा गया था मेजर इकबाल के द्वारा, जैसा तुमने काम मुंबई में करके दिखाया है, जिस तरह से वहाँ पे कंडक्ट किया था सर्विलांस, सेम इस तरह का आप तुम्हें कोपेनहेगन में करना है। वीडियो टेपिंग करनी है पूरे उस एरिया की जहाँ पे वो न्यूज़पेपर है, और वहाँ पे हम धमाके करेंगे, वहाँ पे अटैक करेंगे। तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हेडली बताता है, और यही वो इंसिडेंट था जो ये अटैक होने से पहले ही वहाँ की एजेंसीज ने हेडली को पकड़ लिया था, जिसके बाद ये जो पूरी रिपोर्ट आई है इंटरोगेशन की, वो अब आपको बताई जा रही है। खैर, हेडली ने यहाँ पे एक और पाकिस्तान आर्मी के मेजर के बारे में बताया था इस पूरी रिपोर्ट में। उसने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का मेजर अब्दुल रहमान माफ़ कीजिएगा, अलियास पाशा, उसको पाशा के नाम से भी बुलाया जाता था। ये मेजर अब्दुल रहमान जो था, पहले पाकिस्तान आर्मी का मेजर रहा, लेकिन इसके बाद ये LET का, लश्कर तैयबा का एक की फिगर बन चुका था। इसके साथ में साजिद माजिद का नाम लिया हेडली ने, साजिद माजिद अलियास साजिद मीर, जो कि मूवी में भी, धुरंधर में भी एक कैरेक्टर साजिद मीर का दिखाया गया है, जो हमेशा मेजर इकबाल के साथ में रहता है। तो ये चीज़ें हकीकत में हैं दोस्तों। हेडली ने ये क्लेम किया कि ये जो साजिद मीर है उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी 2005 में, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पे आए थे
भारत में आए थे रेकी करने के लिए। उसके बाद उसको पकड़े जाने का डर था, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी। भारत की खुफिया एजेंसीज ने दोस्तों जब साजिद मीर का नाम आया और मेजर अब्दुल रहमान का नाम आया तो 2010 में इस रिपोर्ट के बाद हेडली के इंटेरोगेशन के बाद इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस RCN जो है वो इशू कराए थे मेजर रहमान और साजिद मीर के खिलाफ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। हेडली ने यह भी कहा कि ये दोनों आदमी जो थे अब्दुल रहमान और साजिद मीर अप्रैल 2005 में भारत आ चुके हैं। भारत में आके उस समय पर इन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की रेकी भी की थी, प्रॉपरली रेकी की। और ये यहाँ पे जब आए थे तो उस समय पर 2005 में एक बहुत ही फेमस मुकाबला हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। जब बुलाया भी गया था कई सारे लोगों को कि पाकिस्तान से कोई अगर आना चाहता है यहाँ पे उस मैच को देखने आ सकता है। और आप देखिए कि जब जब पाकिस्तान की तरफ हमने इस तरह के एक पीस का, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो वहाँ से आतंकवादी हमें मिला है। यहाँ पे उस मैच को देखने के लिए इस तरह के आतंकवादी आए थे, आप सोचिए। और इन लोगों ने यहाँ के क्या किया, मैच देखना तो सिर्फ एक बहाना था, आके हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की रेकी की है। हेडली ने ये सारी चीज़ें रिवील की। उसने कहा कि मेजर रहमान ने मुझे ये बताया था जब मैं उनसे मिला कि जब हम भारत गए थे तो वाघा बॉर्डर से हम यहाँ पे गए थे और वापस आते टाइम पे जो साजिद मीर था ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये डर रहा था यहाँ से कि कहीं इसको पकड़ ना लिया जाए। तो ये सारी बातें हेडली और मेजर अब्दुल रहमान के बारे में हुई, उनके बीच में हुई। इस साजिद मीर के बारे में हेडली ने ये भी कन्फेस किया था उस रिपोर्ट में कि 26/11 हमले की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, जो भी टेपिंग हमारे पास में थी, जो मूवी के अंदर भी सुनाई गई है कि किस तरह से वो पाकिस्तान में बैठ के जो आका हैं आतंकवादियों के, वो सारे इन 10 आतंकवादियों को मुंबई में फ़ोन पर कह रहे थे कि किसको किस तरह से मारना है, क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो वो जब सारी रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उसमें भी साजिद मीर की जो आवाज़ है उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, ये भी यहाँ पे हेडली ने उसको आइडेंटिफाई किया था। उसने कहा था कि ये जो आवाज़ है वो साजिद मीर की है, उनमें से एक आवाज़ एक इलियास कश्मीरी की, एक मेजर इकबाल की। इस तरह की बातें भी उसने वहाँ पे बताई। इसने ये भी कहा साजिद मीर के बारे में कि ये साजिद मीर जो है इसने भारत जाने से पहले जब हेडली यहाँ पे रेकी करने आता था भारत में, उस समय पर उसे कुछ सीडीज़ ऐसी दिखाई एट्रोसिटीज़ की, इस तरह से दिखाते हुए कि ये एट्रोसिटीज़ की सीडीज़ हैं, देखो किस तरह से भारत में मुसलमानों के ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है, किस तरह से यहाँ पे उन्हें दबाया जाता है भारत में। इस तरह की सीडीज़ दिखाई गई साजिद मीर के दौरा हेडली को। और ख़ासकर उसमें से एक जिक्र आता है कि गुजरात के जो राइट्स हुए थे 2002 में, उसमें बजरंग दल के एक लीडर का एक वीडियो यहाँ पर दिखाया गया था हेडली को। ये सारी चीज़ें वो इंटरोगेशन में बताता है। हेडली आगे कहता है अपनी इस रिपोर्ट में कि रहमान जो है वो एक बहुत ही हार्डन जिहादी, एक रिटायर्ड मेजर पाकिस्तान आर्मी का 6th बलोच रेजिमेंट में काम करता था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी से उसने डायरेक्टली स्विच किया और सीधा लश्कर तैयबा में आ जाता है। उसने आर्मी तब छोड़ी थी जब तालिबान से लड़ने के लिए कहा गया था तोरा बोरा में 2002 के अंदर, जब यूएस का प्रेशर लगातार, आप सबने अगर हमारे वीडियोस देखा, हमने कई बार आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। 2002 में जब यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दिया, तोरा बोरा के अंदर जो तालिबान से लड़ने के लिए भेजा गया था, उसामा बिन लादेन को जब पकड़ना था, तो उस दौरान ही ये जो मेजर था इसने अपनी जॉब यहाँ से छोड़ दी थी और उसके बाद इसने ज्वाइन कर लिया था सीधा लश्कर तैयबा की सुसाइड स्क्वाड को। भारत के ऊपर लगातार हमले करने के लिए लश्कर तैयबा की सुसाइड स्क्वाड को इसने ट्रेन किया। हेडली अपने बारे में बताता है कि इस समय पर वो 2003 के आसपास की ये बात है, 2 और 3 के, जब वो लश्कर तैयबा में अपनी एक जो प्रॉपर ट्रेनिंग थी वो कर रहा था। उस समय पर मेजर अब्दुल रहमान पाशा जो था वो लगातार यहाँ ट्रेन करता था LET की लश्कर तैयबा की सुसाइड स्क्वाड को। अराउंड 2004 के आसपास की बात बताई जाती है दोस्तों, जब भारत में हमने देखा श्रीनगर के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रैली थी, उस पर एक अटैक हुआ था, लश्कर तैयबा ने अटैक कराया था। और हेडली ये यहाँ पे कन्फेस करता है कि ये अटैक भी जो था वो रहमान के, जो मेजर रहमान के ट्रेनीज थे उनके द्वारा किया गया था। उसके जो सिखाए हुए पढ़ाए हुए आतंकवादी थे उनके द्वारा किया गया। अब यहाँ तक की वीडियो देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि मेजर इकबाल का एक अलग ही कैरेक्टर है, मेजर अब्दुल रहमान का अलग कैरेक्टर था पाशा का, और साथ ही साथ साजिद मीर का क्या रोल था। यहाँ अब आपको यहाँ से पता चलेगा इस पॉइंट से कि कैसे इलियास कश्मीरी अलग है और मेजर इकबाल अलग है। ये जो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। देखिए, मेजर अब्दुल रहमान के साथ में हेडली ये कन्फेस करता है कि वो एक दफ़ा फरवरी 2009 के आसपास में वज़ीरिस्तान गया था, यानी कि 26/11 हमला करने के बाद में वज़ीरिस्तान उसको यहाँ पे मेजर रहमान जो था वो ले जाता है और यहाँ उसे ले जाया गया था इलियास कश्मीरी से मिलवाने के लिए। लश्कर तैयबा के उन सर्कल्स में जहाँ पे इलियास कश्मीरी यहाँ छुपा हुआ था अपने सेफ हाउस में, बताया जाता है कि इलियास कश्मीरी ने इंट्रोड्यूस किया था। हेडली बताता है कि उसे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया कि वो एक सर्विलांस एक्सपर्ट है, उसने भारत में इतना बड़ा हमला किया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इलियास कश्मीरी का अलग से जिक्र हो रहा है।
ये सारी चीज़ें भी बताई गई यहाँ पे हेडली के द्वारा कि मेजर रहमान ने उसको कहा कि अगर लश्कर तैयबा, ये जो अब हम अगला अटैक प्लान कर रहे हैं डेनमार्क में ज़ाइलैंड पोस्टल न्यूज़पेपर के ऊपर, अगर यहाँ पे लश्कर तैयबा इससे इस प्लान को डिच करता है, अगर वो नहीं आगे बढ़ाता है इसको, तो इलियास कश्मीरी जो है वो खुद इस प्लान को आगे बढ़ाएगा। और क्योंकि उसका कहना है कि ये जो है हमारी तौहीन जो हुई है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको वो अलग से खुद एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इलियास कश्मीरी का जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये मेजर इकबाल से किस तरह से अलग है अब तक आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन इलियास कश्मीरी के बारे में आपको बता दें कि जब धुरंधर मूवी आई थी पहली, उसके करीबन 3 महीने पहले हमने एक एपिसोड किया था कि इलियास कश्मीरी को कैसे मारा। ये धुरंधर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, लेकिन जैसे ही मूवी का ट्रेलर आया, रिलीज़ डेट आई और रिलीज़ होने के बाद ये वीडियो जिस तरह से आगे बढ़ा, उसके कमेंट सेक्शन से लेकर पूरे यूट्यूब पर हर तरफ यही एक बात चल रही थी कि जो अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो इलियास कश्मीरी है, क्योंकि उसका लुक, उसका अपीयरेंस मूवी के अंदर ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे ये सोचिए कि मूवी में ऐसा क्यों किया गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जाती है, सामने ये आता है कि मेजर इकबाल का, ISI के टॉप एसेट मेजर इकबाल का इस समय पब्लिक डोमेन पे, या कहें कि एजेंसीज़ के पास में भी बिल्कुल शायद हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी कोई भी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। मेजर इकबाल किस तरह का दिखता है वो सिर्फ हेडली ने जो बताया है 2010 में कि उसकी मूछें हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, थिक बाल हैं उसके, ये सिर्फ हुलिया हमारे पास में है, उसकी एक्चुअल कोई तस्वीर यहाँ पे नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मूवी मेकर्स ने क्या किया है कि जो इलियास कश्मीरी है उसका एग्जैक्ट हुलिया, क्योंकि वो अर्जुन रामपाल के ऊपर सूट भी करता है, बहुत ही खुखार वो उसमें लग रहे हैं, तो यहाँ पे वो सेम टू सेम हुलिया जो इलियास कश्मीरी का था वो दिया है मेजर इकबाल के नाम पर, उस एग्जैक्ट सेम नाम पर अर्जुन रामपाल को यहाँ पे मूवी में। और आप एक चीज़ पे और नोटिस करिए कि जब रहमान डकैत का नाम एग्जैक्ट सेम यूज़ किया गया है मूवी में, उज़ैर बलोच का नाम एग्जैक्ट सेम यूज़ किया गया है, तो यहाँ इलियास कश्मीरी का नाम एग्जैक्ट सेम यूज़ क्यों नहीं किया गया? अगर वो इलियास का ही कैरेक्टर है, उसको मेजर इकबाल क्यों लिया? नाम उन्होंने एकदम बिल्कुल करेक्ट लिया है, सेम लिया है, जो हकीकत में नाम है वही नाम लिया है, लेकिन जो हुलिया है वो इलियास कश्मीरी जैसा बना दिया है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इलियास कश्मीरी का जो इंसिडेंट, उसके टेरर इंसिडेंट, जो उसके एक टाइमलाइन अगर देखें, टेरर टाइमलाइन, तो वो एक अलग तरीके की दिखाई जाती है। एक एपिसोड डिटेल में आपको किया है जो इलियास कश्मीरी के ऊपर, आप उसमें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो उसने 2000 और 2001 के आसपास में जो भारतीय एक हमारे फौजी थे, हमारी रेजिमेंट के ऊपर अटैक करने के बाद इलियास कश्मीरी हमारे एक फौजी का सिर काट कर ले गया था और परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान में उसने वो सिर जो था हमारे उन फौजी का वो गिफ्ट किया था। तो ये जो इंसिडेंट है वो इलियास कश्मीरी से ही जुड़ा हुआ है और ये उस वीडियो की शुरुआत ही यहीं से की जाती है हमारे द्वारा, वहाँ पे आपको ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन ये जो चीज़ डाली गई है मूवी में, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक प्ले किया है, एक तरह से जो मिसफिट किया हुआ है कैरेक्टर को, उसको सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए ये इवेंट वहाँ पे डाला गया है कि जब वो डायलॉग आता है कि एक समय पर मेजर इकबाल ने एक इस तरह के फौजी का, भारतीय फौजी का सिर परवेज़ मुशर्रफ को गिफ्ट किया था। तो सिर्फ ये रिलेट करने के लिए, थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए उस अपीयरेंस को ये किया गया है। असलियत ये थी कि मेजर इकबाल अलग है, वो एक्चुअल में एक ISI का ऑपरेटिव था और इलियास कश्मीरी अलग है। यहाँ पे अब रिपोर्ट के मायने से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में ये बताया जाता है हेडली के द्वारा कि मेजर इकबाल जो था वो मेन आर्किटेक्ट था 26/11 हमले का, लेकिन उसका एक बहुत ही क्लोज एड था मेजर समीर अली। मेजर समीर अली का यहाँ पे नाम जो बताता है हेडली, तो वो कहता है कि ये एक ISI का ऑफिसर, एक तरह से आप उसको देख सकते हैं कि 26/11 का जो हैंडलर था दूसरा ज़ैबुद्दीन अंसारी, जिसका नाम था अबू जुंदल, भारत में गिरफ्तार किया गया दिल्ली में, उसको 2012 के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने भी इस समीर अली के बारे में, मेजर समीर अली के बारे में बताया था कि ये लश्कर तैयबा का जो ऑपरेटिंग रूम होता था, कंट्रोल रूम, जहाँ से ये लोग भारत आए हुए उन आतंकवादियों को सारी आदेश दे रहे थे, कराची में उस कंट्रोल रूम से मलिर कैंटोनमेंट के अंदर यहाँ पे बैठकर मेजर समीर अली जो था वो सारे ऑपरेशंस को देखा करता था, किस तरह से रियल टाइम में सारी चीज़ें चल रही हैं। जिंदल की टेस्टमनी से ये भी सामने आया कि समीर अली जो था वो इशू करता था सारे डायरेक्टिव्स जो कि दिए जाते थे उसको ज़कीउर रहमान लखवी के द्वारा, LET के टॉप कमांडर के द्वारा। ये सारी बातें सामने, इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो समीर अली के खिलाफ भी इशू किया और उसके बाद वहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया समीर अली को इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अकॉर्डिंगली कि लाहौर में उसका जन्म हुआ 1966 में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलता है, वांटेड है पूरी तरह से, और भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, यानी कि अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बताए जाते हैं। स्टिल पाकिस्तान जो है वो इन दोनों को ही डिनाई करता है कि ये पाकिस्तान में रहते भी हैं या नहीं।
पाकिस्तान पूरी तरह से ये डिनाई करता है और डिसमिस करता है इन सारे क्लेम्स को, कहता है कि ये घोस्ट हैं, ये फिक्शियस कैरेक्टर हैं, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, चाहे मेजर इकबाल हो चाहे मेजर समीर अली हो। ये सारी चीज़ें यहाँ सामने आती हैं। 50 साल के हेडली ने शिकागो कोर्ट के अंदर अपनी ट्रायल में जब तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया गया था, उसके एक और साथी को 2011 के आसपास ही 26/11 केस को अक्यूज को तहव्वुर राणा को जब अरेस्ट किया गया था, हेडली ने वहां पे उस ट्रायल में ये भी कहा कि मुंबई अटैक जो था दरअसल सितंबर 2008 में ये लोग करने वाले थे। कि एक बात खुद मेजर इकबाल ने उसको बताई है और उसने यहाँ पे ये कहा कि मेजर इकबाल ने उसे कहा था कि सितंबर 2008 में हमारी एक बोट थी जो कि इन 10 आतंकवादियों को लेकर जा रही थी, लेकिन वो 10 के 10 आतंकवादी और वो बोट अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। उन्हें मिलना था जाके समंदर में, एक पॉइंट पर जाके एक इंडियन बोट को वो वहाँ से अटैक करते उस पर, वहाँ से चढ़ के मुंबई पहुँचते, लेकिन ये उस समय पर खो गए थे रास्ता, इसलिए सितंबर में जो हमारा प्लान था वो नहीं हो पाया था एग्जीक्यूट। ये भी बताया मेजर इकबाल ने हेडली को कि उस समय पर हमारी 12 लाइफ जैकेट जो थी वो भी इन अटैकर्स ने, इन आतंकवादियों ने, इन लड़कों ने खो दी थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। एक ईमेल सामने आता है 23 अप्रैल 2008 का इस पूरी रिपोर्ट में। इसमें बताया जाता है कि चौधरी खान, यानी कि चौधरी खान यहाँ पे उस ईमेल के अंदर नाम लिखा गया है, हेडली को ये कह रहा है, यानी कि मेजर इकबाल जो है उसका ही ये नाम था चौधरी खान, वो हेडली को ये कह रहा है कि अपने स्पाई कैमरास की, अपने पेन स्पाई कैमरास की सारी डिटेल्स जो हैं वो मुझे भेजो। जो हमने आपको इस वीडियो में एक और दफ़ा बताया है यहाँ पे कि किस तरह से वो इक्विपमेंट जो है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उनकी खबर मांग रहा था ईमेल पर। तो ये सारे मेल जो है मेजर इकबाल और हेडली के, ये मिलते हैं यहाँ पे। एक और बहुत चौंकाने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ कि मेजर इकबाल ने हेडली को ये कहा कि जो चबार्ड हाउस है भारत के अंदर, जितने भी चबार्ड हाउस हैं उन सबको तुम्हें इस लिस्ट में डालना है। इनफैक्ट लश्कर तैयबा को भी मेजर इकबाल ने कहा था कि भारत का जो चबार्ड हाउस है हमें उसे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये भारत के अंदर मोसाड का गढ़ है, मोसाड के फ्रंट ऑफिसेस की तरह काम करते हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड के। इस वजह से ये जो मेजर इकबाल था वो यहाँ पे इन्हें टारगेट करना चाहता था। और जब चबार्ड हाउस को मुंबई 26/11 के हमले में ऐड नहीं किया गया था शुरुआती समय पर, तो यहाँ पे मेजर इकबाल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था लश्कर तैयबा से। ये सारी चीज़ें हेडली बताता है। इसके अलावा मेजर इकबाल ने 26/11 हमले के लिए उस लिस्ट में नेशनल कैडेट कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर, उसको भी ऐड करने के लिए कहा था। उसका ये कहना था, यहाँ ये कहते हुए हेडली ये स्टेटमेंट बताता है, उसने ये कहा था कि अगर यहाँ इस पे हमला किया जाता है तो पाकिस्तान आर्मी ने जो पिछली 4 जंग में जितने ब्रिगेडियर या जितने अफसर भारतीय सेना के नहीं मारे हैं, ख़त्म नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा हम एक बार में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मेजर इकबाल के बारे में बताई जाती हैं कि वो कितना ज़्यादा खौफनाक, खतरनाक था। खैर, अब बात कर लेते हैं मेजर इकबाल के बॉस की, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा की, जिससे इंट्रोड्यूस कराया था हेडली को मेजर इकबाल ने हकीकत में। और मूवी में भी अगर आप देखें धुरंधर के अंदर, तो वहाँ पे जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो बार बार बड़े साहब का, और बाकी भी जो और लोग हैं मूवी के अंदर वो भी बड़े साहब का जिक्र करते हैं। तो अगर ये बड़े साहब लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा है तो उसके बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है। जब निकाला तो कई सारी चीज़ें मिली, उसमें से आपको कुछ बताते हैं। देखिए, 2009 में 17 दिसंबर के दिन एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया था। उस आर्टिकल की हेडलाइन इस तरह से थी, उसमें बताया ये गया था कि 3 यंग पाकिस्तानी लड़के जो कश्मीर वाला बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की साइड से इन लड़कों को अचानक से किडनैप कर लिया जाता है एक दिन। और किसके द्वारा किया गया था? एक आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा और उसके फ्रंटियर कॉर्प्स के कुछ अफसरों के द्वारा। इनके द्वारा इन 3 लड़कों को किडनैप किया जाता है। और किडनैप करने के बाद करीबन 21 दिन कैप्टिविटी में रखा गया। 21 दिनों में उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके साथ में कई बदसलूकियाँ की गई। और इन्हें जब छोड़ा गया था यहाँ से उस लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा, तो ये कहा गया था कि हमारी आइडेंटिटी के बारे में, हमारी पहचान के बारे में बाहर किसी को भी बताना मत। तो ये जो इंसिडेंट है वो बाला हिसार फोर्ट एरिया का पेशावर के पास में बताया जाता है। 21 दिन तक करीबन इन लड़कों को जब बंदी बना के छोड़ा गया, बताया यहाँ पे नाम जाता है उस लेफ्टिनेंट कर्नल का हमजा, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा ऑफ ISI एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ फ्रंटियर कॉर्प्स। इन सभी ने फिजिकली एब्यूज़ किया था उन लड़कों को, उन तीनों पाकिस्तानी लड़कों को। डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन था ये उनका। और इसके बाद में ये भी सामने रिपोर्ट आती है, उसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि उस समय पर लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा जो था वो ISI पेशावर में पोस्टेड था। यहाँ से इसका नाम आता है। इसके 2-3 साल पहले का ही इंसिडेंट जो पूरा ये रहा, प्लानिंग और उसके बाद एग्जीक्यूशन जो 26/11 हमले का हुआ, तब भी मेजर इकबाल ने
हकीकत में लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा से इंट्रोड्यूस कराया था हेडली को, जो कि हेडली ने बाद में अपनी इंटेरोगेशन में बताया। अब यहाँ इस लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा की बात करें तो हमारे पास में 2024 की एक और रिपोर्ट सामने आई। 18 जून 2024 को पाकिस्तान से एक खबर सामने आती है कि एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था जिसको गोली मार दी गई है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसका नाम बताया जाता है यहाँ अमीर हमजा, लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर हमजा। इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में कहा गया है इन सारे न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, कि एक पाकिस्तान आईएसआई का सीनियर ऑपरेटिव था। वो तब अटैक उसके ऊपर हुआ जब वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ में कार से जा रहा था। अचानक से 4 अनआइडेंटिफाइड अननोन गनमैन आते हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर और इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। चारों ने फायरिंग की। आमिर हमजा, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर हमजा की यहाँ पे मौके पर मौत हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जब अखबारों में छपी तो इसके बाद सीधा आरोप लगाया गया 2024 में पाकिस्तान के द्वारा कि ये भारत का काम है, भारत की खुफिया एजेंसी RNW का काम है। हालांकि इससे भारत ने बिल्कुल पूरी तरह से इसको नकारा और ये कहा कि ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन खबरों में ये भी सामने आया कि अमीर हमजा जो था, लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर हमजा, ये बहुत समय से इंडियन काउंटर टेरर एजेंसीज के रडार पे था। इसे मास्टरमाइंड माना जाता था। 2018 में जो हमारे संजूवन आर्मी कैंप पर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसका मास्टरमाइंड ये था। उस समय पर हमारे 6 ऐसे ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। 12 क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे। ये उस अटैक का मास्टरमाइंड था। आईएसआई का एक की फिगर था, एक बड़ा ऑपरेटिव था, बहुत समय से आईएसआई के साथ में काम करता था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहा इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी के अंदर। और साथ ही साथ में ये वो आदमी था जो कि लगातार इन्वॉल्व था एंटी इंडिया टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर। आपको बता दें कि अमीर हमजा जो था वो संजूवन अटैक करने वाले जो 2 की कॉन्स्पिरेटर थे उसमें से दूसरा था जिसको पाकिस्तान में मारा गया। इसके पहले एक और था लश्कर तैयबा का ख्वाजा शाहिद, जिसको मियाँ मुजाहिद भी कहा जाता था। तो ख्वाजा शाहिद भी जो था उसको भी 2018 के इसी संजूवन अटैक में वो भी मास्टरमाइंड था। उसे पहले ही इसी तरह किसी अननोन गनमैन के द्वारा या किसी अननोन शख्स के द्वारा मार दिया गया था। उसको बेहेडिंग उसकी की गई थी LOC के पास में, POK के नज़दीक ही उसका जो धड़ था, जो शरीर था, वो वहाँ मिला था। तो वो भी मार दिया गया था। और लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर हमजा जो था 2024 में, उसको भी अननोन गनमैन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यही वो अमीर हमजा है, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा, जिसके बारे में मेजर इकबाल ने हेडली को बताया था, उससे मिलवाया था अपनी पहली मुलाकात में, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि जो बड़े साहब है उसका एंगल किस तरह से ख़त्म होगा। हकीकत में मूवी में जो भी दिखाया जाए, हकीकत में ये पूरी एक्चुअल स्टोरी रही है जो आज आपको बता दी है। आपको सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। क्यों ज़रूरी था एपिसोड? क्योंकि इसलिए कि इलियास कश्मीरी का जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे टेंजेंट पे चलता है। उसकी टेरर टाइमलाइन पूरी दूसरी थी। 2007 में जब पाकिस्तान में लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था, उस समय से ही इलियास कश्मीरी, रियल लाइफ इंसिडेंट आपको बता रहे हैं, उस समय से ही इलियास कश्मीरी पाकिस्तानी मशीनरी के, ISI के पूरी तरह से अगेंस्ट में चला गया था। यहाँ पे जो लाल मस्जिद इंसिडेंट, उसको वीडियो किया है पूरा प्रॉपरली, उसको इलियास कश्मीरी की वीडियो में आपको बताया गया, देखिएगा जाके वीडियो। तो उस इंसिडेंट से ही अलग चला गया था यहाँ पे। लेकिन मूवी में क्या दिखाया जा रहा है कि 2009 तक रहमान डकैत की जब मौत हुई है असल में, उस समय तक भी मूवी में सामने आता है कि इलियास कश्मीरी वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन के माहौल में आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर ही रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ISI का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान सरकार का बहुत खास है। लेकिन ऐसा नहीं था। 2007 के बाद ही ये भाग गया था और उसके बाद उसने अपनी ब्रिगेड 313 बनाई, लश्कर तैयबा के को छोड़कर बाद में अलकायदा के साथ में गया। तो एक डिफरेंट स्टोरी है वो पूरी। तो आज यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।